आज हम बात कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल के निर्धारण के लिए एक और नए मेथड की, दैट इज कैश फोरकास्टिंग मेथड। देखिए, कैश फोरकास्टिंग मेथड के लिए दो मेन कमिटीज़ हैं जिनकी रिकमेंडेशन मानी गई हैं, दैट इज टंडन कमेटी एंड चोरे कमेटी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टंडन कमेटी की। इन्होंने कुछ अपनी सिफारिश दी थी जिनके अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल को निर्धारण किया जा सकता है। उन्होंने बताया, फर्स्ट, नॉर्म्स फॉर इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स, कि जो इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स उनके कुछ मानक निर्धारित किए गए, जैसे कि जो टाइम फैक्टर है इसमें व्यक्त किया गया, जैसे रॉ मटेरियल को निश्चित महीनों की खपत में, वर्किंग प्रोग्रेस को निश्चित मंथ्स की उत्पादन कॉस्ट पर, तैयार माल को निश्चित महीनों की सेल्स कॉस्ट पर, तथा जो डेटर्स हैं प्राप्य लिखे हैं को निश्चित महीनों के विक्रय के रूप में। सेकंड है लैंडिंग नॉर्म्स फॉर बैंक क्रेडिट, और वी कैन से क्वांटम ऑफ परमिशिबल बैंक फाइनेंस। इसमें भी कुछ अपने सुधार दिए हैं, और इसमें जो मेथड दिए हैं वो हम आपको आगे बताएंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमको कैसे पर वो करना है, बैंक क्रेडिट को बाइफरगेट करना है। थर्ड है स्टाइल ऑफ क्रेडिट। देखिए, स्टाइल ऑफ क्रेडिट में इन्होंने ये बताया कि जो कैश क्रेडिट सिस्टम है बैंकों की, उसमें कुछ कमियां थी और उनको दूर करने के लिए कुछ सुझाव दिए। लोन कंपोनेंट जो उस न्यूनतम उधार को व्यक्त करेगा जो वर्ष भर के लिए आवश्यक है, तथा सेकंड, डिमांड कैश क्रेडिट को उधारकर्ता की घटती और बढ़ती ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो मांग नगद साख घटक पर बैंकों द्वारा लोन फैक्टर की तुलना में हाई रेट पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा, जिससे उधारकर्ता को बैंक और लोन, जो क्रेडिट और लोन की अच्छी योजना बनाने की प्रेरणा मिलेगी। फिर है इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग। टंडन कमेटी ने यह भी सुझाव दिया कि उधारकर्ता को अपनी साख आवश्यकताओं को सावधानीपूर्वक आयोजन करने तथा उसके उपयोग करने पर अधिक अनुशासन लागू करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उधारकर्ता तथा बैंक में सूचनाओं का स्वतंत्र प्रभाव हो, जिससे बैंक साख स्थिति का अच्छा मॉनिटर कर सके, और साथ ही यह सुनिश्चित करना कि साख का जो प्रयोग है वो जिस उद्देश्य के लिए लिया गया है उसी के लिए किया गया हो। क्लियर? और साथ ही ये जो कमेटी है उसमें एक प्रतिवेदन प्रणाली का भी सुझाव दिया, जैसे तिमाही लाभानी विवरण और तिमाही चालू संपत्तियों व करंट लाइबिलिटीज का विवरण। क्लियर? तो अब बात करते हैं इसके लैंडिंग नॉर्म्स फॉर बैंक क्रेडिट की। देखिए, जो कमेटी ने सुझाव दिया उसमें यह दिया गया कि समिति द्वारा बताई गई जो ऋण प्रणाली और शैली है उन सभी उधारकर्ताओं पर लागू की जाए जिन्हें बैंकिंग व्यवस्था से 10 लाख से अधिक नगद साख की सीमा उपलब्ध है, और यह सूचना प्रणाली आरंभ में उन्हीं इकाइयों में लागू की जाए जिन्हें बैंकों से 1 करोड़ तथा अधिक की ऋण सुविधा उपलब्ध है। बाद में धीरे धीरे अन्य इकाइयों पर भी इसे लागू की जाए। तो देखिए, लैंडिंग फॉर्म जो बताई है उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट मेथड है, इस विधि के अकॉर्डिंग बोरोवर हैज टू अरेंज 25% कैपिटल गैप फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज। दिस मेथड विल बी गिव अ मिनिमम करंट रेशियो ऑफ 1:1। देखिए, इस विधि के अकॉर्डिंग जो उधार करता है उसको वर्किंग कैपिटल का 25% लॉन्ग टर्म साधनों से जुटाना होगा, जिसे चालू फंड 1.17:1 प्राप्त है। क्लियर? और इस विधि के अकॉर्डिंग मैक्सिमम परमिशन बैंक क्रेडिट होगा 0.75 करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। क्लियर? एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि करंट असेट्स मान लीजिए 25,000 है और नॉन बैंक करंट लाइबिलिटीज है 9,000, देन मैक्सिमम परमिशेबल बैंक फाइनेंस कितना होगा? 75% ऑफ करंट एसेट करंट लाइबिलिटी आ जाएगा 75/100, और 25,000 माइनस 9,000 ये आ जाएगा 12,000। क्लियर? फिर है इसका सेकंड मेथड कहता है कि द बोरोवर हैज टू अरेंज एटलीस्ट 25% ऑफ करंट असेट
from long-term sources. Hence, the total current liabilities, including bank borrowing, cannot exceed 75% of current assets. The current ratio according to this method is 1.33:1. क्लियर? इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें एग्जांपल में, तो देखिए करंट एसेट मान लीजिए ये हमने ये ली 25% और बैंक नॉन बैंक क्रेडिट लाइबिलिटीज जो है करंट लाइबिलिटीज है वो 9,000 है। तो मैक्सिमम परमिशन बैंक फाइनेंस होगा 75% ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो 75% ऑफ 25,000 माइनस 9,000 इक्वल्स टू 9,750। क्लियर? फिर देखिए एक थर्ड मेथड और है। अंडर दिस मेथड द बोरोवर हैज टू अरेंज एंटायर कोर करंट असेट्स एंड एटलीस्ट 25% ऑफ बैलेंस करंट असेट फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज। क्लियर? अब पहले तो ये देख लीजिए कोर करंट क्या होती हैं। कोर करंट असेट्स टोटल करंट असेट्स का वह मिनिमम पार्ट होती हैं जिनकी आवश्यकता व्यापारिक क्रियाओं के संचालन के लिए सदैव रहती है। क्लियर? इसे वर्किंग कैपिटल का फिक्स पार्ट भी कहा जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम परमिशनल बैंक फाइनेंस इक्वल्स टू 75% ऑफ करंट असेट्स माइनस कोर करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो कैसे आ जाएगा ये? एग्जाम्पल है आपके सामने। तो मैक्सिमम परमिशनल बैंक फाइनेंस इक्वल्स टू 75% ऑफ 25,000 माइनस ₹5,000। ठीक है, कोर करंट असेट कितनी मानी हमने? 5,000 माइनस 9,000, तो 15,000 माइनस 9,000 ये आ जाएगा ₹6,000। तो इस तरह से इसके अकॉर्डिंग क्रेडिट जो है मैक्सिमम बैंक फाइनेंस ऐसे परमिसिबल है। तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको एग्जांपल हमारे सामने है, इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। मैक्सिमम बैंक बोरोइंग परमिसिबल अंडर 3 मेथड, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑफ टंडन कमेटी नॉर्म्स फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर एंड कमेंट ऑन ईच मेथड। क्लियर? करंट लाइबिलिटीज दी हुई है, करंट असेट्स दी हुए हैं। एज्यूम कोर करंट असेट्स आर ₹190 lakhs। चलिए इसको देख लेते हैं अब हम। सॉल्यूशन। क्लियर? तो देखिए कोर करंट असेट्स को जो हमने कैलकुलेट किया है उसके अकॉर्डिंग हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से हमें इसको कैलकुलेट करना है, फर्स्ट मेथड से, सेकंड मेथड से और थर्ड मेथड से। क्लियर? तो वो उसके लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट मेथड में देखेंगे। ठीक है, ये है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक बोरिंग कितना हो गया? 0.75 करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ये आ जाएगा 0.75 कितना दिया हुआ है? 740 करंट असेट्स माइनस 300 करंट लाइबिलिटीज। तो ये आ जाएगा ₹330 lakhs। क्लियर? नाउ सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड हो गया। नाउ सेकंड मेथड, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक बोरोइंग। क्लियर? ये आ जाएगा सेकंड मेथड अकॉर्डिंग 0.75 करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इक्वल्स टू 0.75 ₹740 माइनस ₹300 लैक्स में सब। ठीक है, ये आ जाएगा
rupees 225 lakhs. Clear? Now third method के अकॉर्डिंग मैक्सिमम परमिसेबल बैंक बोरिंग इक्वल्स टू थर्ड मेथड के अकॉर्डिंग देखिए 0.75 फिर करंट असेट्स माइनस कोर करंट असेट्स. क्लियर? माइनस करंट लाइबिलिटीज. ये आ जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई बाय 740 माइनस कोर करंट असेट्स है 190 माइनस ₹300. तो ये आ गई है ₹112.50 लैक्स. क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं मेथड कौन कौन से आगे हमारे. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. तो मैक्सिमम बैंक बोरिंग. फिर हम ले लेंगे इधर एक्चुअल बैंक बोरिंग और इधर ले लेंगे हम एक्सेस बैंक बोरिंग्स. क्लियर? तो फर्स्ट मेथड से हमने कितने निकाला. ये आ गया ₹330 लैक्स. सेकंड में निकाला है 255 लैक्स और थर्ड में हमने कैलकुलेट किया है 112.5 लैक्स. क्लियर? इधर आ जाइए एक्चुअल बैंक बोरिंग में. देखिए ये है 400 लैक्स. फिर है 400 लैक्स एक्चुअल तो ये दिया हुआ है. देन अगेन 400 लैक्स. क्लियर? एक्सेस बैंक बोरिंग में आ जाइए. कितना हो गया कर दीजिए माइनस. ये आ जाएगा 70 लैक्स एक्सेस है. इधर है 145 लैक्स और इधर आ गया ₹287.50 लैक्स. तो देखिए इसके अकॉर्डिंग वास्तविक बैंक जो ऋण है वो अधिकतम सीमा से अधिक है. तो इस अधिक मात्रा को लॉन्ग टर्म लोन में परिवर्तित कर देना चाहिए. क्लियर? It means the actual bank borrowings are in excess as compared to maximum permissible bank finance. So the excess amount should be financed from long term loan. तो ये टंडन कमेटी के अकॉर्डिंग मेथड है. अब हम बात कर लेते हैं कैश फोरकास्टिंग मेथड अकॉर्डिंग टू चौरे कमेटी. देखिए चौरे कमेटी भी एक कमेटी ने भी एक अच्छा अपना मेथड बताया जो कि जिसके अकॉर्डिंग भी हम वर्किंग कैपिटल का निर्धारण कर सकते हैं. तो देखिए चौरे कमेटी ने जो बताया उसकी कुछ रिकमेंडेशन है. फर्स्ट है टू रिटेन द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ बैंक साख की वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखना. क्लियर? बनाए रखने की सिफारिश दी है और बैंक इस पद्धति को अधिक सरल बनावे तथा पहले से प्रचलित ऋण सीमाओं को सर्वाधिक समीक्षा करे. सेकंड, नो बाइफर्केशन ऑफ कैश क्रेडिट अकाउंट. इस समिति ने यह भी सिफारिश की कि नगद साख खातों
का ऋण खातों तथा मांग ऋण खातों में विभाजन न करें। थर्ड, सेपरेट लिमिट फॉर पीक लेवल एंड नॉन पीक लेवल रिक्वायरमेंट्स, इनको अलग अलग कर देना चाहिए सीमाओं को, तथा उन अवधियों को बताएं जिनके लिए ये प्रस्तुत की जाएंगी। नेक्स्ट है द नीड फॉर रिड्यूसिंग ओवर डिपेंडेंस ऑफ बैंक फाइनेंस। देखिए, पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में मध्यम तथा बड़े उधारकर्ताओं द्वारा अपनी उत्पादन बिक्री आवश्यकताओं के लिए बैंक क्रेडिट पर अत्यधिक निर्भर रहना पड़ता है, अतः इसे कम किया जाए। नेक्स्ट भी रिकमेंडेशन दी, मैक्सिमम परमिशिबल बैंक बोरोइंग शुड बी डिटरमाइंड टू अकॉर्डेंस ऑफ द लॉन्ग टर्म फंड्स, means should be according to of the second method suggested by long term committee। क्या था सेकंड मेथड? कि जो टोटल करंट असेट्स का 25% किससे लिया जाए? लॉन्ग टर्म फंड्स द्वारा उधारकर्ताओं द्वारा वित्तीयन किया जाए। फिर है रिलैक्सेशन ऑफ इन्वेंट्री नॉर्म्स, जो इन्वेंट्री नॉर्म्स हैं उनमें कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए तथा क्रेडिट लिमिट में अस्थायी बढ़ोतरी सूक्ष्म जांच के बाद अपवाद जन परिस्थितियों में भी की जानी चाहिए। फिर है डिलेज इन सैंक्शन क्रेडिट लिमिट शुड बी रिड्यूस, जहां उधारकर्ता अपने विगत निष्पादन तथा भावी प्रक्षेपण के लिए आवश्यक सूचना देकर सहयोग करते हैं, वहां क्रेडिट स्वीकार करने के लिए विलंब को बैंकों द्वारा कम किया जाना चाहिए। तो इस तरह से कुछ रिकमेंडेशन है। अब इनके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, कमेटी के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल जिसे हम इसे भी और अच्छे से समझ पड़ेंगे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग लिमिटेड रिक्वेस्ट यू टू prepare a statement showing the working capital requirement forecast for an expected level of production is 26,000 tons. The following information is available for your information। देखिए, रॉ मटेरियल 4 week, प्रोसेस पीरियड 2 week, परमानेंट मटेरियल in process 200 tons, finished goods in stock 6 week, credit allowed to customer 8 week, expected ratio of material to sales price 70%, wages and overhead 20%, selling price per ton 300 rupees 300। तो चलिए देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग कैसे हमने कैलकुलेट किया है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम करेंगे ईयरली प्रोडक्शन इन 26,000 tons, therefore weekly प्रोडक्शन इक्वल्स टू, कैलकुलेट कर लेंगे, 26,000 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा 500 टन्स। क्लियर? फिर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, यहाँ हम ले लेंगे अमाउंट रुपीस पर टन। ठीक है, तो देखिए रॉ मटेरियल 70% ऑफ रुपीस 300, ये आ जाएगा 210। फिर वेजेस एंड ओवरहेड्स 20% ऑफ रुपीस 300, ये आ जाएगा 60। टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे 270, ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट। फिर प्रॉफिट, ये है 30 और सेलिंग प्राइस आ गया है 300। क्लियर? चलिए अब हम बना लेते हैं स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल
रिक्वायरमेंट्स। क्लियर। ए ले लेंगे करंट असेट्स, ठीक है। इसमें आ जाएगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कितना आ गया ये 500 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय ₹210। क्लियर। ये आ गया है 4,20,000। सेकेंड वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम ले लेंगे रॉ मटेरियल, ये आ गया है 500 इंटू 2 इंटू ₹210, तो ये आ गया देखिए 2,10,000। फिर सेकंड है 200 मल्टीप्लाई बाय ₹210, ये आ जाएगा 42,000। तो ये आ जाएगा टोटल 2,52,000। क्लियर। फिर आ जाइए सेकंड वेजेस एंड ओवरहेड्स, कितना आ जाएगा ये 500 मल्टीप्लाई बाय ₹60 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ जाएगा 30,000। क्लियर। इसको टोटल कर लीजिए, ये हो जाएंगे 2,82,000। क्लियर। फिर आ जाइए थर्ड पॉइंट पर, ये हो जाएगा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लियर। इसमें ए पॉइंट पे आ जाइए रॉ मटेरियल, ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 210, ये हो गया 6,30,000। और बी पॉइंट दिया हुआ है वेजेस, कितना दिया हुआ है, ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय ₹60, ये हो जाएगा 1,80,000। टोटल कर लीजिए इसका, यहाँ आ जाएगा 8,10,000। फिर आ जाइए फोर्थ पॉइंट पर, डेटर्स आ जाएंगे। क्लियर। कितना आ गया 500 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय ₹270, तो ये आ जाएगा 10,80,000, 10,80,000। क्लियर। टोटल कर देंगे 25,92,000। क्या आ गया ये टोटल करंट assets। तो there is no information of credit purchase of creditors, therefore all purchase are assumed cash and there is no current liabilities। क्लियर। तो ये हमने इसको assume कर लिया है। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी हो गई है ₹25,92,000।